हे गाइस, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं थॉमस हॉब्स को, मतलब कंटिन्यू करने वाले हैं। स्टार्ट हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था, तो ये पार्ट सेकंड है। हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं, लिबर्टी का कॉन्सेप्ट देख चुके हैं, हम थ्योरी ऑफ स्टेट हम देख चुके हैं, राइट्स का कॉन्सेप्ट हम देख चुके हैं। तो गाइस प्रीवियस जो लेक्चर है वो आप प्लीज़ ज़रूर देखें। इस वीडियो को देखने से पहले हम इसमें स्टार्ट करने वाले हैं थॉमस हॉब्स का जो थ्योरी है वो लॉ के ऊपर क्या है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, थॉमस हॉब्स ने ना दो कॉन्सेप्ट, मतलब एक दो कॉन्सेप्ट की बात होती है। एक होती है नेचुरल लॉ, एक होती है पॉजिटिव लॉ। देखो, नेचुरल लॉ में क्या हो गया कि जैसे यूएसए में फॉर एग्जांपल, जैसे हम पॉलिटी पढ़ते हैं, पॉलिटी में हम पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, एक पढ़ते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो जिन्होंने मतलब अपना जीएस कंप्लीट कर रखा है या फिर लक्ष्मीकांत पढ़ रखी है तो उन्हें इसका मतलब तो पता ही होगा। ठीक है, अब देखो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या हो जाता है कि मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पर छोटा सा एक एग्जांपल देकर। जैसे कि मान लीजिए कि आपके ऊपर वायलेशन, मतलब आपके ऊपर एक केस लगा हुआ है लॉ का वायलेशन करने का। कौन सा? मतलब आपने ट्रैफिक रूल को तोड़ा है सिंपली। तो एक होता है कि भाई आपका केस जो है वो कोर्ट में गया, आपसे सिंपली पूछा कि भाई आपने जो रेड लाइट थी वो आपने तोड़ी, तो आप बोलोगे यस। तो आपको मतलब जो भी फ़ाइन है, मान लो 1,000 रुपये का फ़ाइन है, वो आपको पे करना है या फिर आपको 2 मंथ की जेल होनी है। ये मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं ऐसे ही होता होगा, हो सकता है कि थोड़ा सा और आपने चोरी कर ली कोई, सिंपल सी बात ही है। अब मैं आपको ये ट्रैफिक वाला इसके हिसाब से समझते हैं। तो एक तो ये हो गया लॉ के हिसाब से जो प्रोसीजर है वो फॉलो हुआ। एक अब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या होता है ना कि जो लॉ है उसे सुप्रीम कोर्ट या फिर जो कोई कोर्ट है जो जजमेंट दे रही है वो इंटरप्रेट करेगी, है ना। और अब थोड़ा सा अपना डिस्क्रिशन भी यूज़ करेगी। ठीक है, डिस्क्रिशन अपना यूज़ करेगी, अपना विवेक यूज़ करके ही वो जजमेंट देने वाली है। अब वो उससे पूछेगी भाई आपने रेड सिग्नल तोड़ा, आप बोलोगे हाँ, अब बोलोगे क्यों तोड़ा। अब यहाँ पर वाई, क्यों भाई क्यों तोड़ा। वो बोलेगा कि भाई मेरे घर से फ़ोन आया था और मेरे बच्चे की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, और और घर पे कोई और कोई था भी नहीं, वाइफ बहुत ज़्यादा परेशान थी, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, तो इसलिए ऐसा हो गया। उन्होंने रीज़न दिया, जज को लगा थोड़ा जस्टिफाई। तो हो सकता है कि वो यहाँ पर सिर्फ फ़ाइन लेके छोड़ दें, या फिर हो सकता है सज़ा के लिए थोड़ा सा कुछ स्कोप हो कम करने का या फिर कुछ भी। तो ये एक होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, और प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ वाला हमने देख लिया। तो लॉ के हिसाब से बिल्कुल फिक्स चलना है तो वो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ हो गया, और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ तो हमने देख लिया है। तो जैसे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो जैसे मानते हैं कि भाई यूएसए का जो मतलब यूएसए का जो सुप्रीम कोर्ट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि भाई वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो उनके पास बहुत ज़्यादा इंटरप्रिटेशन की मतलब स्कोप है, काफ़ी अच्छा है। तो एक तो ये नेचुरल लॉ हो गया कि भाई ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के हिसाब से। पॉजिटिव लॉ में अगर हम बात करें तो जैसे जो मैंने आपको प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ बताया, तो इंडिया में जो है वो जब स्टार्टिंग में कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ की बात हुई। वो तो जो मनिका गांधी वाला केस हम जो लक्ष्मीकांत में पढ़ते हैं उसमें जो राइट टू लाइफ के बाद उन्होंने गुड लाइफ और डिग्निफाइड लाइफ की जो उन्होंने बात की, तो वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बाद में आया है। ठीक है, अब देखते हैं कि भाई हॉब्स जो हैं वो लेकिन पॉजिटिव लॉ को ही सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर ये चीज़ देखने वाली है कि हॉब्स का सपोर्ट जो है वो पॉजिटिव लॉ की तरफ ही है, क्योंकि अब देखिए वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं देखो हमें तो एब्सोल्यूट पावर देनी है स्टेट को। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है, सर्टेन लॉज हैं, तो उसमें पावर जो है वो पनिशमेंट की दी हुई है। अब हमें इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस बना के रखनी है कि भाई लोगों के अंदर एक डर रहे, पावर जो लॉ को फॉलो करने का एक डर होना चाहिए। ठीक है, तो फेयर इज़ द बेसिस ऑफ अथॉरिटी। अब ये प्रोसीजर इस्टेब्लिश भाई इतना बड़ा थिंकर, ठीक है, इतना बड़ा मतलब मॉडर्न थिंकर भी कहा जाता है ना, लेकिन उसके बाद भी ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को नहीं सपोर्ट कर रहे हैं आप बोलेंगे। तो वही फिर बात है ना, कोई भी स्कॉलर, कोई भी फ़िलासफ़र को आप पढ़ रहे हैं, अगर कोई भी फ़िलासफ़र को अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाई उनका टाइम पीरियड क्या है। ठीक है ना, एक सेकेंड भाई, उनका टाइम पीरियड क्या है ये आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं कि भाई
ये हमने देख लिया कि भाई दो हैं, एक तो आपका हो गया नेचुरल लॉ, एक हो गया पॉजिटिव लॉ। तो यहाँ पर ये चीज़ को समाप्त करते हैं। अब हम देखते हैं कि भाई एक यहाँ पर बहुत फेमस मतलब जो इससे रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड एक कोट है जो आपके क्वेश्चंस में भी आता है। तो हम देखते हैं कॉवेनेंट्स विदाउट स्वॉर्ड्स आर नथिंग बट वर्ड्स। तो कॉवेनेंट मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट है, अगर उसमें आप पनिशमेंट की पावर नहीं दोगे कोई भी, तो वो सिर्फ एक शब्द रह जाएंगे। सिंपल सा मतलब इसका ये है कि भाई अगर आपने कोई कानून बना दिया, लॉ बना दिया, और उसे लोगों से बोल दिया कि भाई ये लॉ है, इसे फॉलो करो, ठीक है। अब आप सोच रहे हो, एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई लोग फॉलो करेंगे। आज की डेट में आप देख लो भाई, दिल्ली में आप जाते हो, आपको हेलमेट लेके ही जाना है। आपको पता है कि भाई कुछ कोई स्कोप नहीं है वहाँ पर, अगर आप पकड़े गए तो भाई आपका 1000 रुपये का चालान होना ही है। तो वो स्ट्रिक्टनेस जब तक नहीं आएगी ना, तब तक लोग फॉलो नहीं करते हैं, और हम लोग तो अभी 21st सेंचुरी में जी रहे हैं। तो वही वाली बात है। उनका कहने का मतलब है कि अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया है तो उसमें आपको पनिशमेंट की मतलब पनिशमेंट भी रखनी है। तलवार जो स्वॉर्ड्स का उनका मतलब ये है कि भाई हथियार देने हैं सज़ा देने के लिए, नहीं तो फिर वो जो वर्ड्स उसमें लिखे हुए हैं लॉ में, सिर्फ उसका मतलब यही रह जाएगा और कुछ नहीं। ठीक है, इसे एक बार रीड कर लेते हैं। तो लॉ इज़ यूजलेस इफ़ इट डज नॉट कम विद पावर ऑफ पनिशमेंट। फियर ऑफ पनिशमेंट शुड बी देयर, अदरवाइज मैन विल नॉट फॉलो लॉ। सिंपल सी बात थी। अब हम देखते हैं कि ये मैं स्टेटमेंट्स, डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हम उसे एलेबरेट करके देख रहे हैं इनका मतलब क्या है। हॉब्स इज़ नोन एज फर्स्ट मॉडर्न थिंकर। फर्स्ट मॉडर्न थिंकर बोला जाता है हॉब्स को, क्योंकि उन्होंने थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी दी थी। सोवरेनिटी इज़ लीगलाइज्ड आइडिया। उसका मतलब क्या है कि भाई थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी इज़ टू टेल विच इज़ अ सुप्रीम अथॉरिटी टू मेक लॉ। ठीक है, मतलब जो थ्योरी ऑफ स्टेट में मतलब उन्होंने दिया है ना, उन्होंने ये कहा है कि भाई लॉ बनाने की जो पावर है वो किसके पास है। ठीक है, अब देखते हैं। देखो, हॉब्स ने क्या किया है ना, स्टेट को चर्च के मतलब चर्च को स्टेट के अंडर रखा। जैसे हमने पढ़ा था कि भाई मैकेवली है, हमने मैकेवली को देखा, उन्होंने स्टेट को और चर्च को अलग अलग कर दिया, सेपरेटली डिवाइड कर दिया। हॉब्स ने क्या किया, उन्होंने कहा नहीं भाई, स्टेट ऊपर नहीं है, ना ही नीचे है, ना ही साथ में है, कुछ सेपरेट नहीं है। उसने कहा भाई स्टेट सबसे ऊपर है, एब्सोल्यूट स्टेट, उनका चर्च भी उसके अंडर ही आएगा। ठीक है, उनकी बुक जो लेवियाथन है, अब जब उन्होंने चर्च को अंडर कर दिया, इसी की वजह से तो उनकी बुक को बैन किया गया और जलाया भी। ठीक है, और जैसे थ्योरी ऑफ टू सोर्ड्स है कि भाई एक मतलब मयान है, उसमें दो तलवार नहीं रह सकती हैं। तो वही वाली बात है कि आप कह रहे हो कि भाई चर्च को भी पावर, स्टेट को भी पावर, इट इज़ नॉट पॉसिबल। अब हम देखते हैं कि भाई थॉमस हॉब्स का क्रिटिकल एवेल्यूएशन कर लेते हैं। अब हॉब्स एज फर्स्ट मॉडर्न थिंकर, थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी के हिसाब से कि भाई इन्होंने थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी दी है, तो जिसकी वजह से उन्हें फर्स्ट मॉडर्न थिंकर बोला जाता है। वाइल अब यहाँ पे जीन बॉर्डन करके एक स्कॉलर रहे हैं, जिन्होंने थ्योरी ऑफ मतलब सोवरेनिटी जो दी है वो हॉब्स से पहले दी थी, और हो सकता था कि भाई बॉर्डन को मॉडर्न थिंकर, पहला मॉडर्न थिंकर कंसिडर कर लिया जाता। लेकिन कहते हैं कि भाई वाइल बॉर्डन वॉज स्टैंडिंग एट द गेट ऑफ द मॉडर्निटी, हॉब्स जम्प्ड इनसाइड द गेट। मतलब वो भाई मॉडर्निटी बस बता के थोड़ा सा चले गए, गेट पे ही खड़े रह गए मॉडर्निटी के, और हॉब्स ने कहा कि हटो भाई, मैं बताता हूँ। ऐसा क्यों? देखो, क्या है ना, जो बॉर्डन थे उन्होंने पहले दिया थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी को। बॉर्डन ने क्या कहा ना, स्टेट और चर्च को मतलब एक तरीके से पैरेलल ही रखा। उसने चर्च को बहुत ज़्यादा मतलब उसकी वैल्यू को डिमिनिश नहीं किया बहुत ज़्यादा, कि अंडर वैल्यू कर दिया हो कि भाई स्टेट के अंदर ही आ जाओ। उसने कहा कि भाई ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं रिलीजियस हैं, कुछ सेकुलर भी हैं। दो टाइप की एक्टिविटीज़ होती हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो उसने कहा भाई स्टेट जो है ना, वो सेकुलर जो एक्टिविटीज़ हैं, जो रिलीजियसली कोई भी इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, कि भाई उन्होंने कहा भाई रोड बनाने का कॉन्सेप्ट है, उन्हें घर बनाना है, या फिर कोई भी चीज़ जो कि रिलीजन से अफेक्ट नहीं हो रही है, ना स्टेट उसमें इंटरफेयर करेगी, रिलीजियस वाली चीज़ में इंटरफेयर नहीं कर सकती। तो मॉडर्न जो है ना वो यहाँ पर मात खा गए। और हॉब्स ने क्या बोला कि भाई चर्च भी स्टेट के अंडर ही रहेगा, इसलिए उन्हें फर्स्ट मॉडर्न थिंकर बोला जाता है। मैकेवली ने क्या किया भाई, सिर्फ आइडियाज़ दिए, इन्होंने थ्योरी नहीं दी है। ठीक है, और इसलिए उन्हें फर्स्ट ए मॉडर्न थिंकर भी कहा जाता है, क्योंकि वो ट्रांजिशनल थिंकर थे,
उन्होंने भी नहीं कर पाया चर्च को अंदर, उन्होंने कहा भाई स्टेट अलग है फंक्शन, चर्च का फंक्शन अलग है, अपने हिसाब से करो। हाँ, उन्होंने ये बोला था कि प्रिंस शुड नो कि हाउ टू यूज़ चर्च, हाउ टू यूज़ रिलीजन फॉर द सेक ऑफ बेटरमेंट ऑफ द स्टेट, ऐसा करके, ठीक है। अब हम देखते हैं कि भाई हॉब्स एज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअलिस्ट। अब इंडिविजुअलिस्ट की बात आ जाती है तो मतलब कि भाई मैन के राइट्स की बात आएगी कि भाई मतलब आदमी जो है उसको प्रायर रखा है। अब इंडिविजुअलिस्ट क्यों बोलते हैं, इसलिए बोला जाता है कि भाई इंडिविजुअलिज्म, अब इंडिविजुअलिज्म जो आइडियोलॉजी है इज़ अ फिलोसफी ऑफ मॉडर्न टाइम्स। इंडिविजुअलिस्ट के अगर हिसाब से देखें तो भाई सेल्फ इंटरेस्ट हैज़ प्रायोरिटी ओवर इंटरेस्ट ऑफ ऑल, ठीक है ना। इंडिविजुअलिस्ट की बात आ गई तो मतलब जो आदमी की जो सेल्फ इंटरेस्ट है उसे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। इट इज़ बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट मैन इज़ रैशनल। अब ये इसलिए है क्योंकि भाई वो कहते हैं कि भाई मैन के पास रीज़न है, वो रैशनल है बहुत ज़्यादा, इसलिए मैन को पता है कि भाई व्हाट इज़ गुड फॉर हिम। तो ये इंडिविजुअलिस्टिक वाली बात हो गई। अब देखते हैं कि भाई इन पॉलिटिकल फिलोसफी में इंडिविजुअलिज्म हैज़ बीन यूज्ड बाय फिलोसोफर इन टू वेज। फिलोसोफर्स ने इंडिविजुअलिज्म को दो वेज में यूज़ किया है। देखिए यहाँ पर आपको अगर समझ नहीं आ रहा है तो मैं इसकी राइटिंग थोड़ी सही कर देता हूँ। कहता है मैथडोलॉजिकल सेंस, ठीक है। ये हो गया नॉर्मेटिव सेंस, ये हो गया मैथडोलॉजिकल सेंस। नॉर्मेटिव सेंस का मतलब होता है कि भाई एक नॉर्म है, सिंपल सी बात ये है कि देखिए एक होता है राइट, एक होता है मतलब राइट आपको पता है कि आपके लिए क्या सही है, एक होता है कि भाई आपको कुछ पता नहीं है, आपको सब चीज़ बताई जा रही है कि क्या सही है क्या गलत है, आपके मम्मी पापा, आपकी सोसाइटी, आपकी दादी आपको सब बता रहे हैं कि भाई नॉर्म क्या है, वे ऑफ लाइफ क्या है। तो ये वाला एक मेथड होता है, इसे बोलते हैं नॉर्मेटिव। तो ठीक है, अब नॉर्मेटिव मेथड हॉब्स ने कैसे यूज़ किया है, क्योंकि उसे पता है कि भाई मैन का नेचर इंडिविजुअलिस्टिक है, जिसकी वजह से स्टेट को बनाने की ज़रूरत है, स्टेट को एब्सोल्यूट पावर देनी है। मैन को पता था कि भाई उसे प्लेजर चाहिए, ठीक है ना, उसकी जो स्टेट ऑफ नेचर था वो नेस्टी था, पुअर था, ब्रिटिश था। तो वो इंडिविजुअलिस्टिक होने के कारण उसके पास रीज़न भी था, रैशनल भी था, तो उसने कहा कि नहीं हम एक कॉन्ट्रैक्ट में आके एक उसमें आ जाएंगे, ठीक है। अब हम इन दोनों को कनेक्ट करेंगे, मेथोडोलॉजिकल भी और नॉर्मेटिव भी। तो नॉर्मेटिव सेंस मींस रिकॉग्नाइजिंग इंडिविजुअलिज्म एज अ वे ऑफ लाइफ और अ वैल्यू सिस्टम के लिए, ठीक है। मैंने आपको बताया कि भाई आपके ऊपर सारी चीज़ें मतलब एडवाइस जो दी जा रही हैं आपके बड़ों के द्वारा, आपके मम्मी पापा, आपके दादा दादी, सब ने आपको बताया कि भाई व्हाट इज़ गुड लाइफ, तो हम बताएंगे कि भाई ये चीज़ सही है, ये आपको करनी है। आपको भले ही पता हो कि भाई क्या सही है क्या नहीं, मेरे लिए उससे मतलब नहीं है, ठीक है। अब हॉब्स इज़ अ नॉर्मेटिव इंडिविजुअलिस्टिक, क्योंकि फर्स्ट पर्सन टू स्टैब्लिश दैट मैन इज़ इंडिविजुअलिस्टिक बाय नेचर। एक तो पहले पर्सन थे कि भाई उन्होंने बताया कि मैन जो है वो इंडिविजुअलिस्टिक है नेचर में। इट इज़ अ नेचुरल फैक्ट एज अर्थ रिवॉल्व्स, मतलब इतना ज़्यादा नेचुरल है कि जैसे अर्थ जो है वो रिवॉल्व कर रही है सन के अराउंड, ठीक है। अर्थ जो है वो रिवॉल्व कर रही है सन के अराउंड। अब इसमें कोई वो वाली बात नहीं है कि आप बोलो कि नहीं कर रही है, क्योंकि ये नेचुरल फैक्ट है। तो वो यही कह रहे हैं कि इंडिविजुअलिस्टिक नेचर है आदमी का, ये भी एक नेचुरल फैक्ट है, जस्ट लाइक अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। हॉब्स हैज़ क्रिएटेड अ स्टेट, ठीक है। हॉब्स ने एक स्टेट बनाई जो कि प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ करेगी, स्टेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगी, और स्टेट बताएगी कि भाई अब जब देखो इंडिविजुअलिस्टिक नेचर था आदमी का तो उसने स्टेट को बनवा दिया, स्टेट बन गई, इन्वायरमेंट भी बन गया उसके हिसाब से, तो अब वो बताएंगे कि भाई चीज़ें क्या सही हैं उसके लिए, ठीक है। तो ये नॉर्मेटिव मेथड हो गया। अब मेथडोलॉजिकल सेंस में हम देखें कि भाई मेथडोलॉजिकल इंडिविजुअलिस्टिक अगर बात करें तो इसमें देखते हैं कि भाई ये जो मतलब मेथड है वो इसे यूज़ करके उसने कैसे स्टेट को बनाया। तो देखो दोज स्कॉलर्स हु वर इंडिविजुअलिस्टिक नेचर ऑफ मैन, हु यूजेज इंडिविजुअलिस्टिक नेचर ऑफ मैन एज अ बेसिस टू डेवलप देयर पॉलिटिकल फिलोसफी, ठीक है। जैसे कि मैकियावेली, हॉब्स, मैकियावेली ने भी तो बताया था कि भाई आदमी का नेचर क्या है, फिकल माइंडेड है, ठीक है। हॉब्स भी कह रहे हैं कि भाई वो मतलब प्लेजर सीकर है आदमी जो है, ठीक है। अब हॉब्स इज मेथडोलॉजिकल इंडिविजुअलिस्ट एज ही जस्टिफाई द थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट स्टेट।
एब्सोल्यूट स्टेट की थ्योरी को उसने जस्टिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअलिस्टिक नेचर ऑफ मैन, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। हो सकता है आपको समझ ना आया हो, लेकिन ये बात मैं फिर से आपको बता दूं कि भाई मैन का नेचर है इंडिविजुअलिस्टिक, उसके पास है रीज़न। उसने बोला कि भाई बनानी है स्टेट, जब स्टेट बनानी है तो वो अपने लिए बनानी है, प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ के लिए बनानी है। तो इस मेथड को, जो आदमी का नेचर इंडिविजुअलिस्टिक है, इसे यूज़ करके एक एब्सोल्यूट स्टेट का फॉर्मेशन किया है हॉब्स ने, ठीक है। एब्सोल्यूट, तो ये बात है इसकी। मैन इंडिविजुअलिस्टिक, ठीक है, अपने लिए सोचता है वो। अब वो देखता है कि इफ़ लॉ इज़ नॉट स्ट्रिक्ट मैन विल नॉट फॉलो इट, ड्रिवन बाय पैशन और प्लेजर। तो वो क्या करेगा, एक एब्सोल्यूट स्टेट बनानी है उसे, क्योंकि वो लॉ को फॉलो करवाएगी। एब्सोल्यूट स्टेट को उसने जस्टिफाई कर दिया। तो ये दो मेथड हैं, आप वीडियो को फिर से देखेंगे आपको समझ आ जाएगा। नॉर्मेटिव, जिसमें नॉर्म मतलब बताया जाते हैं कि भाई व्हाट इज़ गुड लाइफ दूसरों के द्वारा, और मेथडोलॉजिकल सेंस में अगर हॉब्स की बात की जाए तो वो जो आदमी का जो नेचर है उसके हिसाब से उन्होंने एब्सोल्यूट स्टेट को, मतलब उस मेथड को जो उसके हिसाब से एब्सोल्यूट स्टेट को बनाया, तो यूज़ किया ना उन्होंने उसके नेचर को, मैन के नेचर को, तो वो इसलिए मेथडोलॉजिकल इंडिविजुअलिस्ट भी हो गए। ये ख़त्म होता है इंडिविजुअलिस्ट वाला। अब यहाँ पर देखते हैं कि हॉब्स इज़ ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअलिस्ट, मतलब वही चीज़ है। इसमें थोड़ा सा मैंने इधर पे 3 पॉइंट्स बना दिए ब्रीफ में। एक तो हो गया कि स्टेट इज़ अ मीन्स, इंडिविजुअल इज़ एन एंड। देखो स्टेट तो एक ज़रिया है, इंडिविजुअल ही एक एंड है, क्योंकि भाई राइट टू लाइफ प्रिजर्वेशन आदमी ने तो बनाया ना स्टेट, इन्हीं लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि भाई स्टेट बनेगी। तो एंड क्या है, एंड गोल तो प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ ही है, स्टेट तो एक ज़रिया है, ठीक है। मैन हैज़ राइट टू सेल्फ डिफेंस, मैन हैज़ राइट टू रजिस्ट द स्टेट, मतलब अगर स्टेट नहीं फॉलो कर रही है लॉ को, मतलब प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को नहीं फॉलो कर रही है, तो वो रजिस्ट भी कर सकती है। और सीवी मैकफर्सन जो स्कॉलर रहे हैं उनका कहना है कि भाई दो हॉब्स अपीयर्स टू बी इंडिविजुअलिस्ट, अपीयर हो रहा है कि भाई वो इंडिविजुअलिस्टिक मतलब बहुत ज़्यादा मैन के राइट्स की बात कर दी उसने, ठीक है ना, इंडिविजुअलिस्टिक वो अपीयर हो रहा है, लेकिन उसने इस मेथड को यूज़ करते हुए इतने प्यार से एब्सोल्यूट स्टेट बना दी, ठीक है। हॉब्स ने एब्सोल्यूट स्टेट बना दी उसने। तो हम देखते हैं कि वो ये कह रहे हैं कि वो अपीयर तो हो रहा है इंडिविजुअलिस्ट इन हिज अजप्शन, बट एब्सोल्यूट है वो अपने कंक्लूजन में, क्योंकि वो एब्सोल्यूट स्टेट का वहाँ पर वो कर रहे हैं फॉर्मेशन। तो गाइज़ ये इम्पॉर्टेंट जो भी चीज़ें थी हॉब्स से रिलेटेड वो सारी यहाँ पर डिस्कस हो गई हैं। कुछ रह गया हो तो प्लीज़ आपको कुछ चीज़ समझ ना आई हो तो गाइज़ प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। और ये लेसन जो हैं क्विक रिवीजन सीरीज़ के अंडर हैं, आते रहेंगे ये वीडियोस आगे, मैं रेगुलरली अपडेट करता रहूँगा। तो कोशिश ये है कि भाई पूरा पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस हम कवर कर लें। तो गाइज़ प्लीज़ आपको बस एक काम करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको करना है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, ठीक है गाइस। इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा वीडियोस को और आगे कंटिन्यू करने का। फ़िलहाल सोचा तो यही है कि मैं तो कंटिन्यू करने वाला हूँ, बस आप लोगों की इच्छा रही तो अच्छी तरह करेंगे। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं फिर आगे। थैंक यू।